हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी पढ़ रहे थे पिछली क्लास से, और एक सेशन हमारा इसका कंप्लीट हो चुका था। तो इस पूरे सेशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की कहानी। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट, और बजट मैंने आपको बताया था एक एस्टिमेट होता है जो गवर्नमेंट लगाती है, अंदाज़ा लगाती है, एस्टिमेट लगाती है कि अगला साल जो हमारा शुरू होने वाला है, इस साल में हमारे पास रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आएंगी और कहाँ कहाँ पर हम एक्सपेंडिचर करेंगे पूरे साल के अंदर। इसी चीज़ को एस्टिमेट लगाना, एक स्टेटमेंट के अंदर लिख लेना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बनाना बोलते हैं। कि हमारे पास कहाँ कहाँ से कितनी इनकम आने वाली है और कहाँ कहाँ पर हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, इसी चीज़ का एस्टिमेट गवर्नमेंट बजट कहलाता है। अब गवर्नमेंट बजट जो हम लोग होता है वो पढ़ रहे हैं, वो यूनियन बजट पढ़ रहे हैं। वैसे बजट हर एक लेवल पे बनाया जाता है, स्टेट लेवल पे भी बजट होता है, लोकल बॉडीज़ पे लेवल पे भी बजट होता है, हर लेवल पे बजट बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल जो बजट हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो बजट है सेंट्रल लेवल का बजट, और उस बजट को हम लोग यूनियन बजट का नाम देते हैं। और इंडिया में बजट उसी दिन पेश किया जाता है पार्लियामेंट में जिस दिन हमारे हमारे राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट साहब अनुमति देते हैं। जनरली ये होता है फरवरी के फर्स्ट मंडे में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। एक तो पहला मैंने बताया था, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट चाहती है कि किस जगह पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए ताकि हर एक समाज का हर एक सेक्टर डेवलप हो सके। तो दो तरह के मोटिव हो सकते हैं, एक होता है सोशल वेलफेयर, एक होता है इकोनॉमिकल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर पे कितना पैसा खर्च करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे और पब्लिक वेलफेयर पे कितना पैसा खर्च करना है, वो यहाँ से डिसाइड होता है। इसके अंदर टैक्स एंड कंसेशंस एंड सब्सिडीज। दूसरा, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग इक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, कि ये जो इतना सारा गैप हो चुका है इनकम और वेल्थ के बीच में, इस इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना। जैसे अमीर लोगों से टैक्स लेकर गरीबों को मदद करना, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। उसके अलावा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, ये भी गवर्नमेंट बजट के थ्रू करती है। सरकार की कुछ एंटरप्राइजेज होती हैं, सरकारी कंपनियां होती हैं बहुत सारी, उनको मैनेज करने का काम भी गवर्नमेंट बजट से करती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की ग्रोथ करना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब भी इसी बजट से पेश किया जाता है। और जो अलग अलग एरियाज़ में डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं देश के जो डेवलप होते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो ये इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, उन एरियाज़ में भी डेवलपमेंट करवाना जिन एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं है, ये सब काम हमारा बजट के थ्रू किया जाता है। अब मैंने कल आपको कंपोनेंट्स बताना शुरू किए थे। एक होता हमारा रेवेन्यू बजट, एक होता कैपिटल बजट। तो मैं आपको बजट रिसिप्ट्स के बारे में बता रहा था। रिसिप्ट्स दो तरीके की होती हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं और एक कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। रिसिप्ट्स का मतलब गवर्नमेंट के पास कहीं से इनकम आएगी, और रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी इनकम होगी जो डेली नेचर की, रिकरिंग नेचर की होगी। रिकरिंग नेचर की इनकम का होने का मतलब ये ऐसा होता है, ऐसी इनकम जो रेगुलर बेसिस की होगी, जो बार बार होगी। और इस इनकम से क्या होता है, ना तो कोई एसेट्स कम होती हैं, ना ही कोई एसेट्स कम हो रही होती है, ना ही कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही होती है, ना ही कोई प्रॉपर्टी कम हो रही होती है, तब भी पैसा आ रहा होता है। ऐसे रिसिप्ट्स को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट हमने देखा था दो तरह की होती है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हम रिसिप्ट की बात कर रहे थे, पैसा ही पैसा होगा सरकार के पास। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर टू दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ तक की बात हो गई थी। फिर मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के दो तरह के टाइप बताए कि ये डेली नेचर की इनकम कैसे आती है, एक टैक्स लगा के, एक बिना टैक्स लगा के। तो टैक्स कितने तरीके के होते हैं, टैक्स क्या होता है, टैक्स वो अमाउंट जो गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करती है और जो कंपलसरी होता है, जो लोगों को देना ही पड़ता है, जहाँ कंपनीज को देना पड़ता है, किसी भी छूट के, रियायत के, मतलब हमारे ऊपर अगर लगा दिया गया है टैक्स तो वो हमें देना ही पड़ेगा। अब चाहे कैसे भी करके वो अपना टैक्स पे करो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। कंपलसरी पेमेंट ऑप्शनल नहीं है, मन हुआ तो दे दिया, नहीं मन हुआ तो नहीं दिया। चंदा नहीं है, दान नहीं है कि आपको भंडारे में मन हुआ तो जान दान दे दिया, मन हुआ तो नहीं दिया, ऐसा नहीं है। कंपलसरी है, अगर आपके ऊपर टैक्स लग रहा है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और ये भी दो तरह का था, एक डायरेक्ट टैक्स था, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो था जो डायरेक्टली या तो लोगों के ऊपर लगता है या फिर कंपनीज के ऊपर लगता है। किसकी वजह से, आपकी प्रॉपर्टी और इनकम होने की वजह से। आप डायरेक्टली कमा रहे हो पैसा, तो उस पैसे में से कुछ हिस्सा सरकार को आपको देना पड़ेगा। तो इसका बर्डन आपके ऊपर ही रहेगा, आपकी लायबिलिटी और आपका इम्पैक्ट दोनों ही आप ही के ऊपर रहेगा। मतलब आप ही के ऊपर टैक्स लगेगा और आप ही को वो पे करना पड़ेगा। आप इस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल थे यहाँ पर, ये कुछ डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल थे। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इनकम
और प्रॉपर्टी को नहीं, बल्कि जब हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, जब भी हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं तो उनके ऊपर जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इस पे लाइबिलिटी किसी और के ऊपर चार्ज होती है और एक्चुअल बर्डन जो होता है वो किसी और के पर्सन पर होता है। मतलब मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया तो टैक्स उसके ऊपर लगेगा, लेकिन वो व्यक्ति आगे शिफ्ट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और इसका भार जो आएगा वो कंज्यूमर के ऊपर आएगा। इसकी कहानी मैंने कल की क्लास में आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। एग्जाम्पल जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स अवॉइड किया जा सकता है। इनडायरेक्ट कैन कंपलसरी पेमेंट बट दे कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन विच कॉल ऑफ सच टैक्सेस। मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को ही नहीं करो जिसमें टैक्स लगना है। मान लीजिए मार्केट में बिस्किट पे टैक्स लगता है तो आप बिस्किट खरीदो ही मत, आप गेहूँ खरीद लो, गेहूँ पे टैक्स नहीं लगता है, गेहूँ से खुद पे बिस्किट बना लेना, तो घर खुद बना के खा लेना। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करके आप इन टैक्स से बच सकते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ ना कुछ सामान तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इस चीज़ को मैंने कल आपको बड़े अच्छे से ग्राफ पे क्लासीफाई करके दिखाया था, तो वो ग्राफ भी मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। ग्राफ नहीं, क्या बोल रहे हैं उसको, फ्लो चार्ट। ये रहा वो फ्लो चार्ट, याद होगा आपको इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, और इसका डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसका डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। ये सारी चीज़ हम लोगों ने कल की, एक प्रोग्रेसिव नेचर का होता है ये भी मैंने बताया था, जैसे जैसे रेट बढ़ता जाता है और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोपोर्शनल नेचर का होता है। आपका कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन कर लो, परसेंटेज में टैक्स लगना है, जितना मर्जी ट्रांजेक्शन करो परसेंटेज में अमाउंट बस बढ़ेगा, परसेंटेज का अमाउंट सेम रहेगा। परसेंटेज से कैलकुलेट करोगे तो जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो बढ़ा हुआ दिखेगा, परसेंटेज तो सेम ही रहना है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इतना कवर कर चुके थे। आज मुझे आपको बताना है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो क्या है। मतलब है तो ये भी रिसिप्ट ऐसी ही है, ऐसी ही रिसिप्ट है कि आपको पैसा ही पैसा मिलना है। रिसिप्ट ऐसी है कि आपको पैसा मिलना ही मिलना है, कोई समस्या नहीं है। और ऐसा ही पैसा है कि इस पे ना तो आपकी कोई एसेट कम होगी, ना ही कोई एसेट कम हो रही है, और ना ही आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है। ना ही आप कोई एसेट कम कर रहे हो, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, तब भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। एक तो वो टैक्स लगाकर पैसा आता है। अब सिर्फ टैक्स ही लगा के बस थोड़ी ना पैसा आता है, और भी तो तरीके होने चाहिए जहाँ से पैसा आएगा। सिर्फ टैक्स लगाकर ही ना पैसा आएगा, और भी तो तरीके हो। हाँ, एक सेकेंड आ रहा है, वेट फॉर मिनट, आई एम कमिंग बेटा। सॉरी, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। जस्ट सेकेंड, वो कुछ काम पड़ गया था एकदम से, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि टैक्स रेवेन्यू क्या है। टैक्स रेवेन्यू ऐसा रेवेन्यू है जिसमें सरकार टैक्स लगाती है गवर्नमेंट के ऊपर, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, सरकार टैक्स लगाती है लोगों के ऊपर, जहाँ कंपनीज़ के ऊपर, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, और उससे पैसा सरकार के पास आ जाता है। एक और तरीका है गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने का कि बिना टैक्स लगाए सरकार पैसा कमाती है, और वो सोर्सेज बहुत सारे होते हैं। और ये भी बिल्कुल वैसा ही है रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट है। मतलब ना तो सरकार की कोई एसेट कम हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज टू द रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ अदर देन द टैक्स रिसिप्ट।
मतलब नॉन सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यूज वो रेवेन्यूज के सोर्सेज हैं, टैक्स के अलावा जितने भी सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू सोर्सेज, वो सब कौन से हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं। अब इसमें मेन सोर्सेज क्या क्या है, इसमें सबसे पहला मेन सोर्स है टैक्स लगा मतलब पैसा कमाने का सरकार के पास, वो है इंटरेस्ट। ब्याज पे पैसा दे दो। अरे भैया दूसरे को ब्याज पे पैसे देते तो इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। आप बैंक लोन लेने जाते हो, आप जाते हो लोन लेने बैंक के पास, बैंक वालों को बोला कि भैया लोन दे दो, तो बैंक ने क्या दे दिया, आपको लोन दे दिया, और आप उस लोन पर क्या दोगे, आप उस लोन पे इंटरेस्ट दोगे। वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर है, सेम कंडीशन यहाँ पर है कि सरकार इंडियन गवर्नमेंट क्या कर दे, किसी दूसरे देश को क्या दे दे, लोन दे दे, और वो दूसरा देश आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। जैसे ये हमारे भूटान के प्रधानमंत्री हैं, भूटान के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बोला अरे मोदी भाई से टेंशन में थे, बोले मोदी भाई, बोले क्या हो गया, बोले मोदी भाई बोले कितना लोन चाहिए, बोले 1,000 करोड़, बोले 10% ब्याज लगेगा, बोले इंटरेस्ट देने के लिए हम तैयार हैं, हमारे पास पैसा है इतना देने के लिए, लेकिन इतना ब्याज देना पड़ेगा। बोले ठीक है हम इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है। जब गवर्नमेंट कई जगह पर लोन में पैसा देती है, कई देशों को लोन में पैसा देती है, और वो देश उसके बदले रिटर्न में इंटरेस्ट पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, इनकम होती है। और कैसी इनकम है, क्या इससे आप बताइए, क्या इस वजह से गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है, इस वजह से गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है, नहीं हो रही है। क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही एसेट कम हो रही है, तब भी पैसा आ रहा है, तो कैसा सोर्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो कैसा सोर्स हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है गवर्नमेंट के पास, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। गवर्नमेंट की मैंने बताया ना बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं बहुत सारी। अब वो कंपनीज़ भी प्राइवेट कंपनीज़ की तरह ही काम करती हैं, वो भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, उनका मेन मोटिव तो सोशल वेलफेयर होता है, लेकिन प्रॉफिट तो वो भी कमाती हैं। जैसे ये आपके सामने है, अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट कंपनी है, नेट प्रॉफिट इसका इतना हुआ, उसमें से इतना शेयर गवर्नमेंट को मिल गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, महानदी कोल फील्ड्स, और मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज हैं, और उनको प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट का इतना शेयर, प्रॉफिट का इतना परसेंट शेयर, ये देखिए प्रॉफिट का इतना परसेंट शेयर ये इधर से आ रहा है। नेट प्रॉफिट ऑफ 174 प्रॉफिट मेकिंग CPSCs, ये कुछ गवर्नमेंट की कंट्रोल कंपनीज हैं। अब इनका 2016-17 का डेटा है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी कंपनी है जो इसी तरह के काम करने में लगी हुई हैं। जैसे प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट कमाने का काम करती हैं, वैसे गवर्नमेंट की कंपनीज भी काम कर रही हैं, और वो उनका मेन मोटिव तो सोशल वेलफेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट वो भी कमाती हैं। और जब वो प्रॉफिट कमाती हैं तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जैसे पब्लिक कंपनियों को अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के फॉर्म में डिवाइड करना पड़ता है, वैसे उसका प्रॉफिट का हिस्सा कुछ गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। अब गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, कुछ भी, शेयर होल्डर को जो पैसा इन्वेस्ट करने के बदले जो रिटर्न मिलती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। जैसे कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे जो लेक्चर देख रहे होंगे, उनको नहीं पता हो, तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, आपने किसी कंपनी को पैसा दिया और उस कंपनी ने आपको शेयर दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट टाइप का रहता है एक, आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने इतना पैसा इस कंपनी को दिया है, तो कंपनी उस पैसे के बदले जो आपको रिटर्न देगी, आपको कुछ तो कमाई देगी उसके बदले, उस रिटर्न को नाम दिया जाता है डिविडेंड। उस रिटर्न को नाम दिया जाएगा डिविडेंड। जैसे आप किसी को लोन पर पैसा दोगे, तो लोन पर जब आप पैसा दोगे तो सामने वाला आपको इंटरेस्ट देगा, सामने वाला आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। वैसे ही जब आप किसी कंपनी को पैसा दोगे शेयर्स के फॉर्म में, और शेयर आपको मिलेंगे और वो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, तो वैसे ही गवर्नमेंट कंपनियां गवर्नमेंट की हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी गवर्नमेंट की हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स गवर्नमेंट ने अपने पास ले रखे हैं। अब उन शेयर्स के बदले क्या मिलता है, उन शेयर्स के बदले मिलता है डिविडेंड, उन शेयर्स के बदले आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगी, इनकम होगी। जहाँ तो आपको अपनी कंपनी से प्रॉफिट मिल गया या डिविडेंड मिल गया, ये आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गई। अब ये ऐसी इनकम है, ना तो इससे कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही कोई प्रॉफिट कम हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही कोई एसेट कम हो रही है, सॉरी, ना तो सरकार के ऊपर कोई कर्जा बढ़ रहा है, नहीं है, ना ही सरकार की कोई एसेट कम हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी है उससे पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इनकम तो तब भी हो रही है, तो ऐसी इनकम को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। ये हो गया। एक और तरीका है फीस, एक और तरीका है गवर्नमेंट जिससे पैसा कमाती है, वो है फीस। गवर्नमेंट कई तरह के
फ़ीस लेती है। जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो फ़ीस ले देनी पड़ेगी आपको। उसके अलावा आप कहीं पर भी कोई काम करवाते हो तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है, कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो फ़ीस देनी पड़ती है। तो कई तरह की फ़ीस हैं जो हम गवर्नमेंट को जमा करते हैं, और ये सारी की सारी फ़ीस गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, एक इनकम होती है। गवर्नमेंट बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, होते ना, कई सारे गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं और उसके बदले स्टूडेंट से पैसा चार्ज किया जाता है। वो भी क्या होती है, स्टूडेंट की एग्जामिनेशन फ़ीस लगती है, और वो एग्जामिनेशन फ़ीस भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक तरह से कमाई है। तो ये भी एक तरीका है। इससे क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है? क्या इससे कोई एसेट कम हो रही है? नहीं हो रही है। क्या कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। तब भी सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो ये भी एक सोर्स है। अच्छा, आपको कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। जब भी आप कोई लाइसेंस लेते हो तो लाइसेंस लेने के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? एग्जाम्पल के लिए आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए भी 1200 रुपये करीब फ़ीस देनी पड़ती है, और एक दिन में लाखों लोग लाइसेंस बनवा रहे होते हैं। इसी तरह से आपको किसी भी तरह का कोई लाइसेंस लेना है, तो उसके बदले आपको क्या पे करनी पड़ेगी? उसके बदले आपको फ़ीस लेनी पड़ेगी। आपको बंदूक रखने का लाइसेंस लेना है, लाख रुपये 1.5 लाख रुपये लाइसेंस में लग जाता है। अब उसकी फ़ीस कितनी है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन लगती तो है फ़ीस, वो भी गवर्नमेंट के लिए इनकम है। आपको कोई फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस चाहिए, उसके लिए भी फ़ीस लगती है। तो कई तरह के लाइसेंस लेने पर आपको फ़ीस देनी पड़ती है, और ये फ़ीस जो होती है ये गवर्नमेंट के लिए किसका काम करती है? इनकम का काम करती है। ये सारी फ़ीस गवर्नमेंट की क्या है? इनकम है। गवर्नमेंट कई बार फोरफीचर कर लेती है चीज़ों को, जब्त कर लेना। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति 2 नंबर का काम कर रहा होता है तो उसकी फैक्ट्री पर ताला लगा दिया जाता है, ऐसे करके उस पर ताला लगा दिया जाएगा, सील कर दी जाएगी, और उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, वो वाइट कलर का कपड़ा लपेट कर लाल कलर का थप्पा लगा दिया जाता है, सील कर ली जाती चीज़ें। अब वो प्रॉपर्टी अगर वो बंदा हार गया, अगर उस बंदे ने वो केस नहीं जीता, वो प्रॉपर्टी हार गया, तो ये पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम पर चली जाएगी? गवर्नमेंट के नाम पर। अब इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर किसका कब्जा है? गवर्नमेंट का। ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक इनकम है। इससे क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हो रही है? इंसानों की एसेट कम हो रही है, गवर्नमेंट की कोई एसेट कम नहीं हो रही। क्या कोई गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है? क्या कोई कर्जा बढ़ रहा है गवर्नमेंट का? नहीं, तब भी इनकम आ रही है, तब भी पैसा आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ स्पेशल असेसमेंट होते हैं, कुछ स्पेशल असेसमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये ज़मीन ऐसी खाली पड़ी हुई थी, यहाँ से गवर्नमेंट ने रेलवे ट्रैक निकाल दिया, और पास में रेलवे स्टेशन बना दिया। आपको पता है यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनता है, जहाँ कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, वहाँ पर आसपास की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं, जब वो आसपास के प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं तो फ़ायदा किसका होता है? लोगों को फ़ायदा होता है। अब मान लीजिए इस रेलवे स्टेशन के हटकर ही बगल में ही एक प्लॉट था। पहले इस प्लॉट की कीमत मुश्किल से 50,000 भी नहीं थी, कोई पूछता नहीं था। अब सिर्फ वहाँ पे रेलवे स्टेशन आ जाने की वजह से उस प्लॉट की कीमत 10 लाख हो गई है। अब वो व्यक्ति उस प्लॉट को बेचना चाहता है। अगर तुमने वो प्लॉट अपने पास रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपके पास घर पे आके पैसा थोड़ी ना ले लेगी। लेकिन कल के दिन अब आप बेचना चाहते हो, और सामने वाले व्यक्ति को पता है, गवर्नमेंट के पास ही जाओ रजिस्ट्री करवाने, तो गवर्नमेंट को पता है बेटा ये चीज़ तो तुम्हारी 50,000 की थी, आज 10 लाख में बिक रही है, तो इसमें से कुछ हिस्सा हमारा भी चाहिए। तुम्हारे ऊपर पानी की बरसात हो रही है तो कुछ छींटे हमारे ऊपर नहीं डलाओगे, कुछ छींटे तो हमारे ऊपर आने ही चाहिए ना इस चीज़ के। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इस तरह के असेसमेंट करती है। अगर मान लीजिए कोई मार्केट में बस स्टैंड बना दिया, और अब उस मार्केट के बस स्टैंड की वजह से आसपास की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए और लोगों को उससे प्रॉफिट हो रहा है, अब लोग उस ज़मीन को बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकम तो होगी। और अब गवर्नमेंट बोलेगी भैया हाँ तुम्हें इनकम हो रही है तो इस इनकम का कुछ हिस्सा हमें भी दो, तो इस तरह के कुछ स्पेशल असेसमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट करती है, और ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या करती है? एक इनकम का जरिया है, जिसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत गवर्नमेंट के कुछ इंसिडेंट्स की वजह से हुई है, ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की वजह से हुई है, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है, तो फिर अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल करोगे और आपको कोई इनकम होगी तो उसमें से कुछ पैसा आपको सरकार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है। तो ये असेसमेंट भी किए जाते हैं। और फाइन्स एंड पेनल्टीज़, गवर्नमेंट कई तरह के फाइन्स लगाती है। ट्रैफिक पुलिस वालों को तो आपने कई बार सारे फाइन दिए होंगे, ट्रैफिक पुलिस वालों को तो कई बार चालान कटा होगा।
100-150 रुपये की रिसिप्ट तो सबकी कटी होगी आज तक। तो ट्रैफिक पुलिस, सर ये ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, गाड़ी की पेपर्स भी नहीं है, सिग्नल भी जंप किया, सीट बेल्ट भी नहीं है, फाइन कितना हुआ बड़े बाबू? 1 करोड़। क्या करिएगा इस धनराशि का? चालान भरूंगा। तो भैया ये जो चालान वालान कटते हैं, फाइन वाइन लगते हैं, ये सब सरकार के पास ही तो जाता है पैसा। ये सारी की सारी इनकम गवर्नमेंट के लिए ऐसी इनकम है, कैसी रेवेन्यू इनकम है। ना तो इस इनकम पे कोई एसेट कम हो रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, ना ही एसेट कम हो रही है, ना ही लाइबिलिटी बढ़ रही है, तब भी गवर्नमेंट के पास क्या आ रही है? इनकम आ रही है। एक और तरीका हो गया, खुद होते हैं एस चीट्स, बच्चों को पता नहीं रहता एस चीट्स क्या होते हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति है जिसका ये घर है, देख रहे हो ना घर, कोई व्यक्ति है जिसका ये घर है, क्या शानदार घर है, बोले सर मज़े ही आ गया घर देखकर। हाँ, अब मान लो किसी व्यक्ति का ये घर है, अच्छा खासा घर है, लेकिन जो जिस व्यक्ति का ये घर है वो उसका कोई नहीं है, उसका कोई भी नहीं है, उसके फैमिली में कोई नहीं है, वो इकलौता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों का पैसा है उसके पास, लेकिन उसकी फैमिली में कोई नहीं है। अब एक हादसे में सभी फैमिली वाले ऊपर वो वाले को प्यारे हो गए, वो बस बच गया अकेला, और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, रिश्तेदारों को छोड़कर ये विदेश जा चुके थे, तो विदेश में ये प्रॉपर्टी है, उसका आस पास पहचान का भी कोई नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी उसी की है। अब मान लो कल के दिन वो भी टपक गया और उसने अपनी कोई विल नहीं लिखी, अपनी कोई वसीयत नहीं लिखी, और वो भाई साहब एकदम से ये भी चले गए, तो अब ये पूरी प्रॉपर्टी जिसका कोई वारिस नहीं है, तो वो किसके पास पहुंच जाएगी? गवर्नमेंट के पास। अंकल बेटा क्या कर रहे हो? मैं अंकल लॉ कर रहा हूँ। अंकल अगर कल मैं किसी का खून कर दूँ तो बचा लोगे? मैं जी अंकल, वैसे लॉयर मरने के बाद वसीयत भी बनाते हैं। मी टू डैड, अंकल टू माई डैड, बिटुआ है ना आपका, पढ़ाई लिखाई से बहुत आगे निकल चुका है। तो भाई जब वसीयत की बात आती है तो कुछ लोग बिना वसीयत बनाए निकल जाते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है और बिना विल लिखे चले जाते हैं, और उसके साथ साथ किसी उनका कोई फैमिली वाला भी नहीं होगा, तो वो पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कौन कर लेगा? गवर्नमेंट उस पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी। कई बार क्या होता है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स भी दे देते हैं, मिलते हैं हमें, दान दक्षिणा मिल जाती ना। अभी आपदाएँ आई थी तो बहुत सारे देशों ने हमारी मदद की थी, बहुत सारे देशों ने हमें दान किया था, बहुत सारे पैसा हमें दिया गया था। वैसे यहाँ पर भी समझिए, ओबामा जी आए, बोले अरे सर पीछे बैग आ रहा है गिफ्ट का, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। आता कि नहीं आता? तो ये तो चलो मजाक था। वहाँ पर कई बार कई देश हम लोगों को दान देते हैं आपदाओं के टाइम पर, वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या होती है? एक इनकम होती है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट जो मिलते हैं वो भी हमारे लिए क्या है? एक इनकम है। उस इनकम पे, वो कैसी इनकम है? ना तो उससे कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, ना ही कोई एसेट बढ़ रही है, तब अरे उल्टा बोल दिया, ना ही कोई एसेट कम हो रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, तब भी पैसा आ रहा है। तो ऐसी इनकम को भी हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी तक जो बताया वो क्या बताया? मैंने आपको ये वाली स्लाइड कंप्लीट करवाई अभी, कि गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से आती है। एक बजट रिसिप्ट होती है, एक बजट एक्सपेंडिचर होते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा था फिर से एक बार दिखा देता हूँ। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? गवर्नमेंट बजट की। हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट, और गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एक एस्टीमेट होता है, एक एस्टीमेट होता है किस चीज़ का? गवर्नमेंट के पास टोटल रिसीट्स कितनी आने वाली हैं और गवर्नमेंट टोटल खर्चा कितना करने वाली है, गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर कितना करने वाली है। रिसीट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिसीट को हम लोग जानते हैं इनकम के नाम से। इनकम, रिसीट को नहीं पता उनके लिए लिख दिया। और एक्सपेंडिचर तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हिंदी में लिख देता हूँ, खर्चा। अच्छा, अब गवर्नमेंट के बाद रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से आती हैं? रिसिप्ट्स के कितने सोर्सेज हैं? यहाँ पर हमारे पास रिसिप्ट के कितने सोर्सेज होते हैं? 2 सोर्सेज होते हैं। कलर चेंज किया जाए, और कोई कलर ही नहीं मिलता। हाँ, ये वाला यूज़ करते हैं,
यहाँ पर भी ये कलर दो दो बार हो गया है, इसको भी इस कलर से रिप्लेस करते हैं, ये तो है, इस कलर से रिप्लेस करते हैं। हाँ, तो देखिए इनकम भी जो है हमारे पास वो कहाँ से आ रही है, या रिसिप्ट या इनकम एक ही बात है। ये गवर्नमेंट के पास कैसे आ रही है, ये कैसे आ रही है, दो टाइप से। एक कैसी है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट है जिस रिसिप्ट को, रेवेन्यू रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट है जिस रिसिप्ट को पाकर गवर्नमेंट खुश हो जाती है, हर व्यक्ति खुश हो जाएगा। आप ऐसे तरीके से पैसा कमा रहे हो, डेली बेसिस पर पैसा कमा रहे हो, और वो पैसा ऐसा है ना तो उससे आपकी कोई प्रॉपर्टी कम हो रही है और ना ही आपके ऊपर कोई कर्जा बढ़ रहा है, और पैसा आपके पास लगातार आ रहा है, पैसा आपके पास लगातार आ रहा है, ना ही आपकी कोई प्रॉपर्टी कम हो रही है और ना ही आपके ऊपर कोई कर्जा बढ़ रहा है। ऐसे रिसिप्ट को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट का नाम देते हैं। नाइदर रिड्यूस एनी एसेट, ना तो कोई एसेट को कम कर रहे हैं, नॉर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट कमाने के कितने तरीके हैं, थोड़ा सा जूम किया जाए इसी के ऊपर। हाँ सर बिल्कुल जूम किया जाए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कमाने के कितने तरीके हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट कमाने के भी दो तरीके हैं। गवर्नमेंट एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट कमा सकती है कैसे, टैक्सेस लगाकर, और दूसरा कमा सकती है कैसे, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी तो पढ़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक होता है गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सही है, बात समझ गए। अब ये जो टैक्स रेवेन्यू है, जो ये टैक्स रेवेन्यू है, ये भी हमने अभी देखा था, कल ही पढ़ा था। टैक्स रेवेन्यू कंपलसरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, और ये टैक्सेस भी दो तरीके के थे। एक था डायरेक्ट टैक्स जो इनकम पे या प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, और दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, लाइक जीएसटी। तो यहाँ पर दो तरह के टैक्सेस तो हम वैसे ही देख चुके। फिर एक तीसरे नंबर पे और आता है, एक तीसरे नंबर पे और, मतलब दो इनकम ये हो गई, टैक्स वाली और नॉन टैक्स वाली, सॉरी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की इनकम, ये तो टैक्स इनकम हो गई। अब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पे, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने लगभग आज 8 तरीके के नॉन टैक्स रेवेन्यू देखा। सबसे पहला कौन सा था, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को कहीं से क्या मिल जाए, कहीं पर लोन पर पैसा दिया हो और उस पर जो ब्याज मिल गया वो इंटरेस्ट हो गया। दूसरा फीस, गवर्नमेंट कई तरह की फीस कलेक्ट करती है। तीसरा फाइन्स एंड पेनल्टीज, कई तरह के फाइन्स और पेनल्टीज लगाती है। चौथा फोरफीचर, कई तरह की प्रॉपर्टीज को जब्त कर लेती है। उसके अलावा एस्चीट्स, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत बनाकर नहीं छोड़ के जाता तो उसकी प्रॉपर्टी पर भी सरकार का कब्जा हो जाता है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट को कई तरह के प्रॉफिट और डिविडेंड मिलता है अपनी ही कंपनी से। और क्या होता है, और स्पेशल असेसमेंट, जब किसी प्रॉपर्टी की कीमत गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ती है तो उस प्रॉपर्टी को बेच कर अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट कमाता है तो उस प्रॉफिट पर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हिस्सा ले लेती है। असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट्स। और लास्ट में हमारे देश को गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिल जाए कहीं से, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, एक इनकम होती है। तो मैंने आपको ये सारे सोर्सेज बताए जहाँ से इनकम कमाती है गवर्नमेंट।
ये वो सारे सोर्सेज थे जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम कमाती है। देख लीजिए अभी हम कहाँ से पढ़ रहे थे और कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ पर थे और कहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि गवर्नमेंट बजट एक एस्टिमेट होता है किस चीज़ का, कि सरकार के पास इनकम कहाँ से आएगी और खर्चा कहाँ पर करेगी सरकार। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स को। फिलहाल तो हम देख रहे थे कि रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से आती है, इनकम कहाँ कहाँ से आती है। तो पहले इनकम तो मैंने आपको बता दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब दूसरी रिसिप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, और दूसरी रिसिप्ट आपके सामने है। उस रिसिप्ट का नाम है कैपिटल रिसिप्ट। इस रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट का नाम देते हैं। मतलब ये वो वाला पैसा है जो गंदा वाला पैसा है। मतलब ये पैसा आएगा तो लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता, ज़्यादातर लोग इस पैसे से नफरत करते हैं। कैसा वाला पैसा? आप गए और घर की कोई प्रॉपर्टी बेच कर आ गए, आपने घर के ज्वेलरी ली और मार्केट में अपनी ज्वेलरी बेच कर आ गए, तो आपकी घर की प्रॉपर्टी कम हो गई, पैसा तो आया आपके पास तो प्रॉपर्टी तो कम हो गई। आपके पास कोई ज़मीन पड़ी हुई थी पुरानी, कोई लैंड था, आपने उसको बेच दिया, उससे इनकम आ गई। आपके पास कोई घर था, आपने उस घर को बेच दिया, उससे कोई इनकम आ गई। आपके पास कोई दुकान थी, आपने उस शॉप को बेच दिया, उससे कोई इनकम आ गई। आपके पास कोई खानदानी कुछ सामान रखा हुआ था, कोई एंटिक आइटम्स रखे हुए थे जो आपकी प्रॉपर्टी थे, आपने उसको बेच दिया, उससे इनकम आ गई। एक तो अपनी आप क्या कर रहे हो, इन सबको क्या बोलेंगे, आप अपनी एसेट्स को बेच रहे हो और एसेट्स बेचकर पैसा कमा रहे हो। यहाँ तो ये होगा, या आप गए बाजार जाके कर्जा लेकर आ गए, किसी से लोन लेकर आ गए, उधारी लेकर आ गए भाई साहब, उधारी। और उधारी वाली इनकम कभी ना कभी तो चुकानी पड़ेगी। तो ये सारी इनकम, आपको इनकम तो लगेगी, इन सब चीज़ों से आपके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन क्या ये अच्छा वाला पैसा है? सोचिए, क्या ये अच्छा वाला पैसा है? नहीं। इस पैसे से क्या फ़ायदा? आप जहाँ तो घर की प्रॉपर्टी बेच कर ला रहे हो, जहाँ कर्जा लेकर पैसा लेकर आ रहे हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही समझ लीजिए सरकार के साथ है, वैसे ही गवर्नमेंट के साथ है कि इनकम तो हो रही है, इनकम तो हो रही है, ऐसी इनकम हो रही है लेकिन ऐसी इनकम हो रही है लेकिन जो आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, जिसकी वजह से कोई तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, और रिड्यूस एनी एसेट, जहाँ तो उसकी वजह से कोई ना कोई एसेट्स कम हो रही हैं। ऐसी रिसिप्ट्स को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? इनकम, ऐसी इनकम जिसकी वजह से जहाँ तो आपका कर्जा बढ़ रहा है सरकार का, या सरकार की कोई प्रॉपर्टी कम हो रही है, ऐसी रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट का नाम देते हैं। कितना अच्छा फ्लो चार्ट बन गया आपका। अब इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ। बात आती है अब कैपिटल रिसिप्ट की। अब तो देखो यहाँ पे ये तो सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। कैपिटल रिसिप्ट, अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही थी कि गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेटाइज कर रही है। इसका मतलब क्या है? सरकार अपनी कंपनीज को बेच रही है। बोले है भारत पेट्रोलियम ले लो, LIC ले लो, BSNL ले लो, सब कुछ ले लो। ये सब चीज़ें किसको बेची जा रही हैं? ये सब चीज़ें किसको बेची जा रही हैं? प्राइवेट कंपनीज़ को। ये सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनीज़ को बेची जा रही हैं। इसका मतलब हमारे देश क्या कर रही है? हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? अपने देश की चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही है। और ऑपोजिशन इस बात का बहुत विरोध कर रहा था कि सरकार प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है, मतलब सरकार देश बेच रही है। अदानी अंबानी लोगों को सारा सामान बेच देंगे, सारे सरकार की प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो सरकार के पास क्या रहेगा? हमारे देश के पास क्या रहेगा? सरकारी चीज़ें तो सब प्राइवेटाइज कर दी। तो सरकार का, मोदी जी का कहना था सरकार का काम है सरकार चलाना, ना कि बिजनेस करना। हम लोग बिजनेस करने के लिए नहीं है, देश चलाने के लिए। इसलिए जो ये बिजनेस वाली फर्म्स हैं, इनको बिजनेस करने के लिए प्राइवेट लोगों को दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। एक हिसाब से ये बिजनेस ही चल रहा है, और अगर प्राइवेट लोग चलाएंगे इसको तो ज़्यादा अच्छे से चला पाएंगे। सरकार में करप्शन बहुत है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते, प्राइवेट लोग ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो लेकिन बात तो यही होगी ना, रेलवे बेच दूंगी, एयरपोर्ट बेच दूंगी, LIC बेच दूंगी, बैंक्स बेच दूंगी, तू क्या पढ़ रहा है, तुझे भी बेच दूंगी। ये हमारी निर्मला सीतारमन जी जो प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं। और दूसरी तरफ जहाँ तो आपने यहाँ पर जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है? यहाँ पर जो पैसा आ रहा है वो एसेट्स को बेच कर आ रहा है, एसेट्स को बेच कर आ रहा है। दूसरे नंबर उधारी का पैसा, जब कोई अपनी उधारी वापस लेने आता है, नहीं संडे को आना, संडे को मस्त नहा धो के आना,
तो भाई साहब समझ में आ रहा है कि हमने उधारी ले रखी है किसी से, वो भी तो आपके पास रिसिप्ट आई, उसको भी क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। जहाँ तो आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही हो, उधारी लोगे तो कर्जा बढ़ेगा, जहाँ आपकी कोई एसेट कम हो रही हो, अपनी चीज़ें बेचोगे तो प्रॉपर्टी कम होगी। इन दोनों में से एक तरीके से भी अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो कैसी रिसिप्ट है, तो उस रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट का नाम देंगे। कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू Capital receipts refers to those receipts which either create a liability or cause a reduction in the assets of government. They are non-recurring and non-routine in nature. ये मतलब कि नॉन रिकरिंग नेचर होती है, ये बार बार नहीं होता है। क्या आप बार बार अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हो? एक ना एक दिन तो वो खत्म ही हो जाएगी। कब तक आप अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे? तो प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाएगी, तो एसेट्स खत्म हो जाती हैं। और नॉन रूटीन इन नेचर मतलब ये रूटीन नेचर की नहीं होती, डेली नेचर की चीज़ नहीं होती है, डेली नेचर की चीज़ नहीं होती है। आप उधारी भी कभी ही ले पाओगे और आप अपनी प्रॉपर्टी भी कभी कभी ही बेच पाओगे। बल्कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी वो डेली नेचर, डेली फाइन मिलेगा, डेली पेनल्टीज लगेंगी लोगों के ऊपर, डेली इनकम आएगी, डेली टैक्स लगेंगे, टैक्स तो डेली आना ही आना है। रिसिप्ट इज ए कैपिटल रिसिप्ट इफ इट सेटिस्फाई वन ऑफ द टू कंडीशन। कोई भी रिसिप्ट अगर उसे कैपिटल रिसिप्ट घोषित करना है, उसे डिक्लेयर करना है कि भैया तुम कैपिटल रिसिप्ट हो, तो उसे इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कौन सी एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? जो ये कंडीशन जहाँ पे लिखी हैं उनमें से एक कंडीशन भी अगर पूरी हो गई तो वो रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट लाइबिलिटी। उस रिसिप्ट की वजह से कंफर्म है कि गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई कर्जा बढ़ जाना चाहिए। द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। उस रिसिप्ट की वजह से गवर्नमेंट के पास पक्का से कोई कर्जा बढ़ जाना चाहिए, ऐसा होना ही होना चाहिए। मस्ट क्रिएट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, बोरोइंग्स आर द कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग्स मतलब किसी पुराने बाहर के देशों से पैसा उधार ले लिया, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। दूसरी तरफ कोई भी रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है अगर उसकी वजह से कोई एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, उसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, मस्ट कॉज ए डिक्रीज इन एसेट। फॉर एग्जाम्पल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर टू द पब्लिक इंटरप्राइजेस इन कैपिटल रिसिप्ट एज इट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपने कोई भी शेयर पब्लिक इंटरप्राइजेस में बेच दिए, कोई भी शेयर पब्लिक इंटरप्राइजेस के आपने प्राइवेट लोगों को बेच दिए, सरकारी कंपनियों के शेयर प्राइवेट लोगों में बेच दिए, तो आपने क्या कर दिया, अपनी एसेट्स कम कर दी ना। या फिर आप ऐसा कह सकते हो आपने अपने घर का एक कमरा किसी को बेच दिया। आपने 10 दुकानें थी उसमें से एक दुकान किसी और को बेच दी, इनकम तो आई लेकिन आपकी प्रॉपर्टी कम करके इनकम आई। तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इन दो में से एक भी कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो वो रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। इन दो में से एक भी कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। अब सोर्सेज क्या हैं कैपिटल रिसिप्ट के? कहाँ कहाँ से आएगी कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास? कितनी जगह से कैपिटल रिसिप्ट आ सकती है? तो सबसे पहला सोर्स तो है बोरोइंग। सबसे पहला ही सोर्स है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब ही क्या होता है? उधारी ले लो। और गवर्नमेंट कई तरह से उधारी लेती है। अब किसी की इनकम 100 रुपया है और उसका खर्चा 120 है, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो कहाँ से पूरा होगा? या तो घर की कोई जायदाद बेची जाएगी या कहीं से उधारी लाई जाएगी। तो वैसी सरकार के साथ है। अब गवर्नमेंट आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, रोड्स बिल्ड कर रही है, डैम्स बिल्ड कर रही है, तो इन सब में उनका खर्चा हो रहा है। और वो खर्चा अगर इनकम से ऊपर हो जाएगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए बोरिंग लेनी पड़ेगी। एक्सेस खर्चे को मीट करने के लिए बोरिंग लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट फंड कहाँ से लेती है? ओपन मार्केट से, आरबीआई से, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, यहाँ से भी उधारी लेती है। बोरिंग्स आर द कैपिटल रिसिप्ट एज दे आर क्रिएट द लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। इसकी वजह से क्या हो रहा है? सरकार की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से सरकार की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद एक और है
रिकवरी ऑफ लोन, एक और तरीका है रिकवरी ऑफ लोन। मतलब क्या हुआ इसका रिकवरी ऑफ लोन का? मतलब आपने किसी को लोन दे रखा था, आपने किसी व्यक्ति को लोन दिया, दे के रखा हुआ था। जब आपने किसी व्यक्ति को लोन दे रखा था, जैसे इंडिया ने मान लो भूटान को दे रखा था, और वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो लोन आपके लिए एसेट था। जब आप लोन लेते हो तो वो आपके लिए लायबिलिटी होता है, और जब आप लोन देते हो वो आपके लिए एसेट होता है। और वो लोन आपने किसी दूसरे व्यक्ति को दे रखा था, और वो दूसरा व्यक्ति आपको लगातार उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा था। उस दूसरे व्यक्ति से लगातार आपको क्या मिल रहा था? इंटरेस्ट मिल रहा था। आज लेकिन उस व्यक्ति ने अपना लोन का रीपेमेंट कर दिया, मोदी जी थ्रू अदर कंट्रीज, मेरा पैसा दे रे बाबा, मेरा पैसा दे रे बाबा। वैसे ही मोदी जी ने अपना पैसा दूसरे लोगों को लोन में दे रखा था, और दूसरे लोगों ने वही पैसा आपका वापस लौटा दिया। तो अगर आपको अपना लोन वापस मिल गया तो मतलब आपकी एसेट कम हो गई। अगर आपने अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को लोन में दिया हुआ, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और आज वो इन्वेस्टमेंट आपकी खत्म हो गई, तो इसका मतलब आपकी एसेट्स खत्म हो गई। इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो, आपका कुछ पैसा है घर में और आपने एफडी करवा रखा है बैंक में, आपने बैंक वालों को एफडी दे रखी है, करवा रखी है, और उसके बदले आपको लगातार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके लिए ये क्या है? एक एसेट है। और आज वो एफडी आपने तोड़वा दी, आपकी एसेट्स कम हो गई। ऐसे रिसिप्ट को भी हम लोग कैसा रिसिप्ट का नाम देते हैं? ऐसे रिसिप्ट को भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट का नाम देते हैं। अदर रिसिप्ट भी हो सकती है डिसइन्वेस्टमेंट, अदर रिसिप्ट भी हो सकती है डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आपने अपनी प्रॉपर्टी का कोई पार्ट प्राइवेट लोगों को बेच दिया। आपके पास कुछ शेयर्स थे आप ही की कंपनी के, और वो शेयर्स आपने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या पब्लिक कंपनीज को बेच दिए। सेलिंग द पार्ट और द होल ऑफ शेयर सेलेक्टेड पीएसयू। जैसे मान के चलते हैं, आपके पास एग्जांपल है रेलवे का। रेलवे का 5% शेयर इस बार गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को बेच दिया है। इसका मतलब 95% रेलवे अभी भी सरकार की है, लेकिन 5% रेलवे प्राइवेट हो चुकी है। एक कल के दिन 95 में से सरकार को फिर से ज़रूरत पड़ी, तो सरकार ने 15% रेलवे का शेयर और बेच दिया प्राइवेट लोगों को। तो अब रेलवे फिर 15% प्राइवेट लोगों की हो गई, कुछ गवर्नमेंट की हो गई। दे आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट एज दे रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे भी क्या हो रही है? गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही है। या फिर स्मॉल सिविक, लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, लोगों से उधारी ली है। जैसे आपने देखा होगा, आप पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा जमा करते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदते हो या एफडी वगैरह करते हो, अब वो पैसा सरकार के पास आता है। अब वो पैसा सरकार के पास आ रहा है, सरकार उस पैसे को क्या कर रही है? यूज़ कर रही है। तो आपका पैसा है वो कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा ना। इसलिए ये पैसा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसकी वजह से सरकार के पास क्या आता है, ये वो सारे तरीके हैं जिसकी वजह से सरकार के पास क्या आता है? पैसा आता है। और इस रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से उसी फ्लो चार्ट पे ले जाता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से उसी चीज़ को डिटेल में बताता हूँ। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ से ऊपर से कहानी को देखते हैं। हमने कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे की थी। हमने जाना था कि गवर्नमेंट बजट हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट बजट चैप्टर हमें बताता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक एस्टिमेट लगाती है कि गवर्नमेंट के पास टोटल रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से आएंगी, मतलब टोटल इनकम कहाँ कहाँ से आएगी गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट टोटल खर्चा कहाँ कहाँ पे करेगी। अभी हम लोग खर्चे वाले पॉइंट पे पहुँचे नहीं थे, अभी हम लोग सिर्फ इनकम वाला पोर्शन देख रहे थे कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ कहाँ से आती है। और इस इनकम वाले पोर्शन में अभी हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में जानकारी हासिल की। कहाँ पे पहुँच गया मैं? हाँ, डिटेल में जानकारी हासिल की। एक होती है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है? ऐसी रिसिप्ट होती है जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट कम होती है, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही है, नाइदर रिड्यूस एनी एसेट नॉर क्रिएट एनी लायबिलिटी, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तब भी पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। बहुत अच्छी रिसिप्ट मानी जाती है। एक तो ये आ सकता है टैक्सेस लगाकर, देश में लोगों के ऊपर या सामानों के ऊपर टैक्स लगाओ, और दूसरा हो सकता है नॉन टैक्स। तो टैक्सेस लगाकर कैसे पैसे कमाते हैं? एक डायरेक्ट टैक्स हो गया और एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ऐसे पैसा कमा लिया। वैसे ही नॉन टैक्स रेवेन्यू में मैंने अभी कई सारे नाम आपको बताए। इंटरेस्ट, कई लोगों को लोन दे रखा है गवर्नमेंट ने तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा है। फीस मिल रही है लोगों से, कई तरह की फाइन्स लगाए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगाई जा रही हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ जब्त की जा रही है। एस चीट्स कोई बिना वसीयत के लिखे चला गया और उसका कोई है नहीं, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की कंपनी है, उससे प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड मिल रहा है,
कुछ प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लोगों की उनकी कीमतें बढ़ गई गवर्नमेंट के कुछ एक्टिविटीज़ करने की वजह से, तो उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का, कुछ गिफ्ट एंड ग्रांट मिल रहे हैं गवर्नमेंट को, ये सब क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये तो अच्छी वाली इनकम थी। तो फिर बुरी वाली इनकम कौन सी थी? बुरी वाली इनकम ये वाली इनकम थी जिसकी हम बात कर रहे थे। बुरी वाली इनकम ये वाली इनकम जिसकी हम बात कर रहे थे। इस इनकम से क्या हुआ? ये इनकम ऐसी इनकम थी जिसकी वजह से या तो इस इनकम की वजह से या तो कोई एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इस इनकम की वजह से या तो कोई एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, रिड्यूस एनी एसेट, जिसकी वजह से कोई एसेट कम हो रही है, और क्रिएट एनी लाइबिलिटी, जिसकी वजह से या तो कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है। इनमें से एक भी घटना हो रही है तो वो कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। इनमें से किसी एक का भी हो जाना, किसी एक का भी हो जाना कैपिटल रिसिप्ट है। अब इसमें सबसे पहला मैंने बताया आपको तरीका, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स, गवर्नमेंट दूसरे देशों से लोन ले ले। दूसरे नंबर पे रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, दूसरे देशों को लोन दे रखा था और वो वापस मिल गया, एसेट कम हो गई। तीसरा तरीका क्या था? अदर। अदर के अंदर दो चीज़ें थी। अदर के अंदर दो चीज़ें थी, एक डिसइन्वेस्टमेंट, अपने ही कंपनीज के कुछ शेयर प्राइवेट लोगों में बेच देना, एक तो ये था। और दूसरा क्या था? दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, स्मॉल सेविंग्स। आपने क्या कर रखी हैं? स्मॉल सेविंग्स ले रखी हैं। मतलब पोस्ट ऑफिस में लोगों ने पैसा जमा किया होगा, वो पैसा गवर्नमेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब गवर्नमेंट यूज़ के लिए कर रही है, गवर्नमेंट यूज़ कर रही है उस पैसे को। और ये पैसा क्या है? ये पैसा गवर्नमेंट को कभी ना कभी तो चुकाना ही पड़ेगा, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट करने का काम कर रहा है। तो मैंने आपको अभी तक फिर से जूम आउट करूं तो एक हिस्सा ख़त्म कर दिया, एक हिस्सा मैंने आपको ख़त्म कर दिया। कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा मैंने आपको ख़त्म कर दिया कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ कहाँ से आती है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों ही हम लोगों ने बड़े आराम से डिटेल में कवर कर लिए हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक कि कोई भी समस्या आपके पास मन में कोई शंका, दुविधा, समस्या, परेशानी, दिक्कत, हैरानी कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हो। मेरे हिसाब से अब यहाँ पर कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ये आपकी पूरी परेशानियों का हल है, ये आपके पूरी परेशानियों का हल है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन की। थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखेंगे, थोड़ी जगह और चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वाइडर कर रहा हूँ, थोड़ी इस लाइन को लंबा ले जाते हैं। अब बात कर रहे थे भैया एक्सपेंडिचर की, तो बात शुरू हुई है तो दूर तक जाएगी। हाँ, अब बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा। किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट के खर्चे की। और जब खर्चे की बात है, जिस तरह से इनकम दो तरह की थी, खर्चे भी दो ही तरीके के होंगे। दिखाता हूँ बिल्कुल। जिस तरह से इनकम दो पोर्शन में डिवाइड थी, अब खर्चे की बात है तो खर्चे भी दो तरीके के होंगे। एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मुझे आप लोग जरा घर का एग्जाम्पल लेकर सोचो। आप लोग घरों में पैसा खर्च करते हो। मान के चलो एक व्यक्ति है जिसके पास 1,000 रुपये है। मान के चलो कोई बच्चा है, 12th क्लास का बच्चा है, और इसको पापा ने आज पॉकेट मनी दी है, बेटा जा 1,000 रुपया बहुत है तेरे लिए इस महीने के लिए, 1,000 रुपया पकड़ और जो करना है वो कर। अब इसके पास 1,000 रुपये की इनकम है। अब इस 1,000 को ये क्या कर सकता है? पार्टी कर सकता है, पिज़्ज़ा बर्गर खाएगा, शॉपिंग करने में खर्च कर सकता है, कुछ पैंट वेंट ले ली, शूज़ वगैरह ले लिए, ऐसा भी कर सकता है। और क्या किया जा सकता है इसका? दोस्तों के साथ जाकर मूवी देखी जा सकती है, शोर वहाँ पे थिएटर गए और मूवी वूवी देखा है। गेम्स खेली जा सकती हैं।
आजकल बच्चे पबजी अबजी में पता नहीं क्या क्या रिचार्ज करवाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें खेलते हैं उसमें, उसमें कौन कौन से कॉइन खरीदते हैं, वही पैसा खर्च कर दिया, आपको पता ही नहीं है, फालतू में वो पैसा कहीं का कहीं चला जाएगा। अच्छा, अपने बाबू सोना के लिए गिफ्ट भी ले सकता है, किसी के लिए गिफ्ट विफ्ट लेके दे सकता है। एक तो ये सारे तरीके हैं, और ये तो खर्चे डेली नेचर के ना, ये तो चलते रहते हैं, ये तो रिकरिंग नेचर के खर्चे, ये तो बार बार हो सकते हैं ना, बार बार खर्चा होता है। अच्छा, इसको 1,000 रुपया मिला और इसने 1,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए, इसने 1,000 रुपये के किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब वो कंपनी की कीमत बढ़ेगी, ये बचपन से हर महीने 1,000 रुपये के शेयर खरीद रहा है, हर महीने 1,000 रुपये के कर रहा है, शेयर खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है हर महीने। ऐसे हर महीने उसका 1,000 रुपये मिलता है, उसमें से ये मान लो उसका खुद का पर्सनल खर्चा भी होगा तो 500-500 रुपये के शेयर खरीद रहा है। ऐसे करते करते बड़े होते तो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाएगी। तो खर्चा तो यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी खर्चा किया, लेकिन किसी एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। खर्चा यहाँ पर भी किया लेकिन एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, खर्चा यहाँ पर भी किया लेकिन सिर्फ खर्चा करने के लिए। खर्चे दो तरीके के हो सकते हैं। ऐसी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गवर्नमेंट का भी खर्चा दो तरीके का है। एक भाई साहब डेली नेचर का खर्चा है, इस खर्चे के साथ क्या कर लोगे तुम? डेली तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी पड़ेगी, हर महीने देनी पड़ेगी, हर महीने बिजली के बिल आएंगे गवर्नमेंट दफ्तरों के, हर महीने कुछ ना कुछ स्टेशनरी का खर्चा होगा, हर महीने गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एंड ऑर्डर का खर्चा होगा। तो ये खर्चे तो डेली नेचर के होने ही होने। और कुछ खर्चा ऐसा भी करना पड़ेगा, रोड्स बनाने पड़ेंगे, ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, नई नई कंपनीज एसेट्स क्रिएट करनी पड़ेंगे, वहाँ पर भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चे भी दो तरीके के और इनकम भी दो तरीके की, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बात करते हैं गंदे वाले खर्चे की, पहले बात करते हैं गंदे वाले खर्चे की। खर्चा कौन सा है? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती हैं, इसको और जूम कर लें। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती हैं, हाँ कैसी रिसिप्ट होती हैं? ऐसी रिसिप्ट होती हैं या तो आइदर नहीं उल्टा बोल दिया, नीदर क्रिएट एनी एसेट। ना तो इसकी वजह से आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है, ना ही आप कोई अपना कर्जा चुका पा रहे हो, ना ही आपने अपनी कोई लायबिलिटी ख़त्म की, और ना ही आपने कोई अपनी एसेट्स क्रिएट की, ना ही आपने कोई एसेट्स क्रिएट की हैं, ना ही आपने कोई अपनी लायबिलिटी ख़त्म की है, तब भी आपने पैसा खर्च किया है। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ और पैसा खर्च बराबर हुआ है। मतलब ना तो आपकी कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, ना ही आपकी कोई लायबिलिटी ख़त्म हो रही है, मतलब आप कोई कर्जा चुका कर आ रहे हो, आप अपना बोझ कम करके आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं किया आपने भाई साहब, ऐसा आपने कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आपकी कोई प्रॉपर्टी बने कि आपका कर्जा चुके, बस आपने बराबर पैसा खर्च किया है। ऐसे खर्चे को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझने शुरू कर रहे हैं। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या अंदाजा लगा रही है कि इस साल हम कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करने वाले हैं। तो ये भी दो तरीके का होगा, रेवेन्यू और कैपिटल। बात कर रहा हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये है क्या है? इंटरेस्ट, सब्सिडीज, डिफेंस, पेंशंस, ग्रांट्स, ये सब क्या है? गवर्नमेंट को खर्चे हैं। अब सोचो ये खर्चा है गवर्नमेंट वालों के लिए कि नहीं है? ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कह सकते हो इनकी सैलरी देनी पड़ेगी लोगों की, नहीं देनी पड़ेगी? गवर्नमेंट जॉब में ये लोग काम कर रहे हैं, जॉब वाले, इनको सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। और ये बेचारा प्राइवेट जॉब वाला तो ये देखो गवर्नमेंट जॉब वाले आंटी को देख रहे हो, मैं बता सकता हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ ये SBI है, मेरे पास पुख्ता सबूत है कि ये SBI में चल रहा है। कैसे? इधर देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं। अगर आप देख पा रहे हो, चेयर के पीछे चेयर पर नंबर डला है SBI, और ये आंटी क्या कर रही हैं? ताश खेल रही हैं। और लाइन देख रहे हो, पीछे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और ये देखो पासबुक, ये पासबुक भी SBI की पासबुक है। आराम से समझ सकते हो ये SBI का काम चल रहा है।
जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक है। और देख लो, इन लोगों की सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुबह 9 बजे भी ऐसी लगता है, 5 बजे भी ऐसी लगता है, और प्राइवेट एम्प्लॉय सुबह 9 बजे जाता है काम करने ऐसे, और शाम को 5 बजे उसकी हालत ऐसी होती है, माता आ जाती है उनके अंदर। इन लोगों की सैलरी, इन लोगों की तो बनती है भैया, इन लोगों की तो बनती है। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस। इनको भी सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, बेचारे बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं। इन लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, सरकार का खर्चा होगा कि नहीं होगा, इनको मेंटेन करने के लिए सरकार को खर्चा देना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नाइदर ना ही क्रिएट करेगी कोई एसेट, इनकी वजह से ना ही कोई एसेट्स क्रिएट होंगी, नॉर कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी, जिनकी वजह से ना ही कोई लाइबिलिटी कम होंगी सरकार की, ना ही कोई एसेट क्रिएट होंगी, ना ही सरकार की कोई लाइबिलिटी कम होगी। और ये डेली नेचर का खर्चा है, बार बार होता रहेगा, रिकरिंग नेचर का। एंड एक्सपेंडिचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर वो इनमें से एक भी, कोई भी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करें, अगर ये दो चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, मतलब इनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो रही है, तो मतलब समझ लो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एसेट, ना तो उसकी वजह से एसेट क्रिएट होनी चाहिए, ना ही उसकी वजह से कोई लाइबिलिटी खत्म होनी चाहिए। ऐसा खर्चा जिससे ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, नहीं, ना तो कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, ना ही सरकार के पास कोई एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, ना तो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है घर के लिए, और ना ही मैंने घर की कोई कर्जा चुकाया है, और तब भी मैं पैसा खर्च करके आया हूँ। तो ऐसे खर्चे को हम लोग नाम देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे को हम लोग नाम देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात, इतना सिंपल सा था। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो, कहाँ गया, तो आप लिख सकते हो बिल्कुल एग्जाम्पल लिखने के लिए। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो भी सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरी, एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर, इन सब पे जो पैसा खर्च किया जाता है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें, बस इतना ही है। फिर क्या बचा, फिर बचा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात आती है किसकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतना ही से था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस सिंपल सा था। बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर है, बताइए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर है? ये बेटा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो अच्छा वाला खर्चा है। इसको आप अपने देश के लिए अच्छा वाला खर्चा कह सकते हो। बच्चे बोलेंगे सर कैसे अच्छा वाला खर्चा? ये इसलिए अच्छा वाला खर्चा है क्योंकि इसकी वजह से जहाँ तो हमारे देश में कोई प्रॉपर्टी आएगी, जहाँ तो इसकी वजह से हमारे देश में कोई प्रॉपर्टी आएगी, या सरकार का कोई कर्जा खत्म होगा। जहाँ तो प्रॉपर्टी आएगी या कर्जा खत्म होगा, कुछ ना कुछ तो एक चीज़ होगी जिसकी वजह से ये खर्चा होगा। मतलब एक चीज़ जरूर होगी अच्छी, एक चीज़ अच्छी जरूर होगी। आइदर क्रिएट एनी एसेट, यहाँ तो कोई एसेट क्रिएट होगी, और रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, जहाँ तो इसकी वजह से कोई लाइबिलिटी कम होगी। कितना अच्छा खर्चा है, कितना अच्छा खर्चा है, जहाँ तो एसेट्स कम कर रहा है, जहाँ तो एसेट्स बढ़ा रहा है या लाइबिलिटी कम कर रहा है। देखो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एंड एसेट और कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज, जिसकी वजह से कोई लाइबिलिटी भी कम हो रही है। इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, मतलब ये बार बार नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। अब सोचो पापा घर में डेली फ्रिज लेकर आते हैं, क्या घर में डेली नया घर लिया जा रहा है? क्या डेली कोई नया प्लॉट लिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। क्या डेली घर में नया फर्नीचर आ रहा है? कभी नहीं होता, कभी कभी होता है ना। नॉन रिकरिंग नेचर का। एंड एक्सपेंडिचर
इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर वो इनमें से एक भी कंडीशन पूरी कर दे, इनमें से एक भी कंडीशन पूरी कर दे। एनी वन, क्रिएट एन एसेट, या तो कोई एसेट कम करे या डिक्रीज करे कोई लायबिलिटी, जहाँ तो उसकी वजह से कोई एसेट्स कम हो, एसेट्स बढ़नी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए, एसेट्स बढ़नी चाहिए, या लायबिलिटी कम होनी चाहिए, इनमें से एक ना एक काम होना चाहिए। अब देखो सरकार ने, मोदी जी हैं ये, और मोदी जी ने क्या कर दिया, अपना डेप्थ का बर्डन था, जंजीरें बंधी हुई थी हमारे ऊपर कर्जे की, उस जंजीरों को काट दिया, पैसा चुका दिया और बोला आज से अब हम ये कर्जा नहीं चुकाएंगे, मतलब आज से हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो ये जंजीरें, कर्जे की जंजीरों को काट दिया। ऐसा हुआ नहीं है, वैसे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ है और बहुत ज़्यादा डेप्थ का हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पे करना कौन सा आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पे करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इंटरेस्ट से साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेन, जो आपने उधारी ले रखा है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो वो अगर आप पे कर देते हो तो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब इसके बाद अब आपका ये कर्जा खत्म हो गया। ये देखिए पिक्चर्स, कितना अच्छा रेलवे स्टेशन लग रहा है। कोई बता सकता है ये रेलवे स्टेशन कहाँ का है? पहाड़ी, ये कश्मीर के रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन कश्मीर का है, बानीहाल कहीं का होगा, वहीं पे कश्मीर का, श्रीनगर के आसपास का कोई रेलवे स्टेशन है, मैंने वहीं की फ़ोटो निकाली थी। तो यहाँ पर सोचो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेलवे स्टेशन बिल्ड किया है। तो जब ये रेलवे स्टेशन बिल्ड किया होगा, ये फ्री में बिल्ड हो गया होगा, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा इसको बनाने में कि नहीं हुआ होगा, करोड़ों रुपए खर्च किया होगा, लेकिन एक बार बन गया, ज़िंदगी भर की सरकार की क्या बन गई, प्रॉपर्टी बन गई कि नहीं बन गई। अब ज़िंदगी भर के लिए ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है, बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको देखो, ये तो अक्सर लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में है, आम लोगों ने देखा होगा कि नीचे से रोड है, वहाँ पर ऊपर से मेट्रो भी निकलती है पास से, लोगों ने अक्सर देखा होगा दिल्ली के अंदर। ये भी फ्लाईओवर्स बना देना, रोड्स बना देना, ब्रिजेस बना देना, ये भी क्या है, गवर्नमेंट ने एसेट्स क्रिएट किए हैं कि नहीं किए। ये सब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी क्रिएट की जा रही है, प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, इसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये देखो यहाँ पर रोड, ऐसी जगहों पर रोड, पहाड़ों के अंदर रोड बनाई हैं, तो ये रोड बनाने पर भी पैसा खर्च हुआ होगा गवर्नमेंट का कि नहीं हुआ होगा। और इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है पैसा खर्च करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखो नहरें, कैनल्स बनानी पड़ती हैं, नहरें बनानी पड़ती हैं ताकि खेतों खेतों तक पानी की सिंचाई पहुंचाई जा सके, पानी की सहूलियत पहुंच सके, ताकि हर व्यक्ति सिंचाई का साधन यूज़ कर सके। अब इसके लिए भी क्या हुआ होगा, पैसा लाखों रुपया खर्च किया होगा, लाखों रुपया खर्च किया, करोड़ों रुपया, लाखों कहाँ करोड़ों रुपया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक एसेट क्रिएट की गई है, ये भी एक एसेट क्रिएट की। ये डैम बनाए गए होंगे, डैम बनाए जाते हैं, बांधों को पानी रोका जाता है ताकि इस पानी को नहरों की सहायता से आसपास के गांवों तक पहुंचाया जा सके। तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दिस इज ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो समझ रहे हो, ये सारे खर्चे जो मैंने अभी तक आपके सामने पेश किए, ये सारे के सारे खर्चे कौन से हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा। ये क्या कर रहे हैं, ये एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। और पे ऑफ डेब्ट्स, पुराने डेब्ट्स को पे कर देना, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर आज हमने अभी तक गवर्नमेंट की जितने रिसिप्ट, जितने भी खर्चे थे वो सब देख लिए, जितने भी रिसिप्ट, जितने भी खर्चे थे वो सारे के सारे देख लिए। और आपको ये सारे देखकर समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट कितने तरह के खर्चे करती है। ये पूरे बजट के दोनों कंपोनेंट थे। अब आपके सामने अगर मैं पेश करूं एक साथ, तो ये देखिए एक तस्वीर कितना कुछ बयान कर रही है। इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, ताकि एक स्क्रीन पर अच्छे से देख सकें। थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, हाँ अब सही है।
और यहाँ पर आप लोगों को मैंने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कितने अच्छे से यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये पूरे चैप्टर की आपकी समरी है, पूरा कंपोनेंट्स है आपके सारे के सारे एक साथ जो एक जगह पर कवर हो रहे हैं। आई थिंक सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम दो तरह की, खर्चे दो तरह के, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी बात को एक और तरीके से शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं, है वही तरीका, बस मैं आपको शॉर्ट में समरी दिखकर फिर से बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बजट दो तरीके से, एक रिसिप्ट्स, एक तरफ रिसिप्ट्स और एक तरफ एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स में पहली रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट, ऐसी इनकम जिसमें नहीं हो रहा है, जिसमें नहीं हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही कोई एसेट कम हो रही है। लायबिलिटी बढ़ भी नहीं रही है और एसेट कम भी नहीं हो रही है, और फिर भी अर्निंग हो रही है, फिर भी अर्निंग हो रही है। ऐसी इनकम को रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है, या तो लायबिलिटी बढ़ रही है और इनमें से या एसेट कम हो रही है, या एसेट कम हो रही है, या तो लायबिलिटी बढ़ रही है या एसेट कम हो रही है, फिर पैसा कमाया जा रहा है। इनमें से एक चीज़ और वाली कंडीशन, एक भी कुछ भी हो गया और तब पैसा आ रहा है, तो वो रिसिप्ट कौन सी है? कैपिटल रिसिप्ट। लायबिलिटी बढ़ा के, कर्जा बढ़ा कर या प्रॉपर्टी को बेचकर, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सेम लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से या तो होगा, नहीं इसमें नहीं होगा, उल्टा उल्टा लिख दिया, नहीं होगा, खर्चा होगा लेकिन ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ना ही कोई एसेट बढ़ेगी, ना ही कोई लायबिलिटी कम होगी, नॉर इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ना ही एसेट बढ़ेगी, ना ही लायबिलिटी कम होगी, स्टिल खर्चा होगा, तब भी खर्चा होगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इसमें एक चीज होगी, या तो कोई एसेट बढ़ रही होगी या ही कोई लायबिलिटी कम हो रही होगी। देख लिया, ये तरीके हैं इनको देखने के। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, लो अब यहाँ पे सब कुछ आ गया। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी तक की जितनी बातें थी कंपोनेंट्स के टाइप की, वो सारी बातें आपको इस चैप्टर की अभी तक एक्सप्लेन कर दी हैं। अब कुछ बातें हैं जो बतानी है, अभी और भी बचा है ये चैप्टर। अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, तो बाकी की चीज़ें भी कवर कर देंगे। लेकिन एक साथ मैं इतना सारा कंटिन्यू नहीं करना चाहता आपके साथ, एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैं बताऊँ, आप लोग भी पक जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। उससे पहले मैं आपको जाने से पहले बता देता हूँ कि आप लोग अगर अनअकैडमी पे नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, तो मेरा नाम भारत अनुरागी है और मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। नेट मैंने क्वालिफाइड किया है, ये रही मेरी क्वालिफिकेशन। 5 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी पर अपनी लाइव क्लासेस की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको 30 से प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है।
30+ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही में CBSE के 6 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस कवर की जाती हैं। मैं 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बिजनेस स्टडीज़ की रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी पर। यहाँ पर यूट्यूब पर मेरे आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी पूरा कोर्स मिल जाएगा, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज तो आपकी चली रही है। तो अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, ये तो फ्री वाला काम हो गया। अब अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने पर एक तो आप ऑल एजुकेटर से पढ़ पाओगे, 12th क्लास 11th क्लास जिस क्लास का भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे उस क्लास में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे उन सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ पाओगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सभी कोर्सेज का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, आपको मेंटरशिप गाइडेंस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट लाइव सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सब मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस पर। सिर्फ आपको अनअकैडमी प्लस का एक सब्सक्रिप्शन लेना है और आप सारे जितने भी बैचेस हैं ऑल बैचेस को अटेंड कर पाओगे, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ पाओगे, ऑल एजुकेटर से पढ़ पाओगे, ऑल टॉपिक्स अटेंड कर पाओगे, सारी क्लासेस अटेंड कर पाओगे, रिकॉर्डेड जितनी मर्जी बार देखो, जितनी मर्जी बार देख सकते हो। ये सब आपको मिलता है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अगर आप 12th क्लास में हो और अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप कोड यूज़ करोगे बी अनुरागी लाइव, मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अगर ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बी अनुरागी लाइव ये कोड नोट कर लीजिए, ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलवाएगा। अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप। अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है, एक तो आपको पर्सनल मेंटर मिलता है वहाँ पर, दूसरे नंबर पे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं आपको, वीकली रिपोर्ट मिलती है आपको, आपके पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं आपके मेंटर के साथ, स्टडी प्लानर मिलता है आपको, और साथ ही साथ स्टडी प्लानर के साथ साथ आपको अनअकैडमी प्लस पे जितने भी फीचर्स हैं वो सब मिलते हैं। पूरा अनअकैडमी प्लस और प्लस ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये सब मिलता है आपको आइकॉनिक के साथ। तो आइकॉनिक भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 12 महीने का ही लीजिए। यहाँ पर भी आप 12 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें बी अनुरागी लाइव कोड यूज़ करेंगे, ये आपको 10% का फिर से डिस्काउंट दिलवाएगा। तो चूकिएगा मत, ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कोड को यूज़ कर लीजिए और ये कोड आपको हर बार 10% डिस्काउंट दिलाने में काम करेगा। आप किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकता है अनअकैडमी पर, और ये कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिलवाएगा। और यहाँ पर मेरे जो फ्री क्लासेस हैं उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड बी अनुरागी लाइव। और साथ ही साथ अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ पर मेरी सारी क्लासेस के लिंक्स शेयर होती रहती है। मैं डेली क्लास लेने से पहले वहाँ पर लिंक शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पर रेगुलर क्लासेस अपडेट मिलती रहेंगी। तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके भारत अनुरागी @भारत अनुरागी टाइप करिएगा, सर्च करिएगा BCP, तो आप डायरेक्टली मेरे ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। अगर ऐसे नहीं जाना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई होगी, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच सकते हैं। तो मैंने जो बताना था वो सब मैंने बता दिया आज की क्लास के लिए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको फिर से मिलता हूँ और थोड़ी देर में मैं आपको कंटिन्यू करूँगा इसी चैप्टर को, जिसमें हम इस चैप्टर से बची हुई चीज़ें सारी कवर कर लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर हम लोग आगे के चैप्टर्स पे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में।